गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक सवाल नोट करो भैया, जिस टाइप के हम सवाल कर रहे थे। पहला सवाल ये है कि आपको क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। दर दे रखी है 25%, समय दे रखा है 3 साल, और आपको तीसरे साल का, ये क्या दे रखा है, तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना दे रखा है, 450। और आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना हुआ। ठीक है क्या, CI माइनस SI आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो आप। पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया भैया। अब आप मेरे हिसाब से यहाँ से देखोगे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सर रेट कितनी दे रखी है, दर कितनी दे रखी है बताओ, 25% दे रखी है। ठीक है, दर बराबर है 25%। आप मुझे बताओ इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नमान कितना हो जाएगा। सर 25% होता है 25/100 यानी 1/4। ठीक है क्या। फिर मैंने क्या बोला था आपको कि आपको क्या करना है, जो भी समय है ना उसकी घात ले लो, यानी इसको क्या मान लेंगे, इसको तो मान लेंगे मूलधन। ठीक है, जो भी आएगा इस 4 की घात कितना ले लेंगे बताओ, 3, और 4 की घात 3 कितना होता है बताओ, 4 चौके 16 चौके 64, यानी मूलधन कितना आ गया 64। जो भी बटे में दे रखा है उसकी घात समय लेने पर क्या आ जाएगा, मूलधन। मूलधन कितना आ गया 64। यहाँ तक का क्लियर है क्या। ठीक है, यानी अपने पास मूलधन कितना है 64, और मूलधन पे जो ब्याज लगता है उसे क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। और हमें कौन सा ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें जो मूलधन पे लगता है। आप मुझे बताओ 64 है क्या, 64 पर पहले साल 25% की दर से कितना हो जाएगा बताओ। सर 25% होता है 1/4, तो 64 का 1/4 कितना हो गया बताओ, 4 से काटोगे 16। दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 16, और तीसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 16। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। ये जो आएंगे वो क्या आएंगे बताओ, साधारण ब्याज। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले क्या करेंगे अपन, साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज पे ब्याज निकालते हैं क्या। तो आप पहले 3 साल का मत देखो, इसको भूल जाओ, पहले 2 साल का देखो। 2 साल का निकालें क्या। अच्छा 2 साल का होता तो बताओ पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगता क्या, इधर देखना ज्ञानेश, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगता बताओ। 16 पे 25% ब्याज कितना हो गया, 16 का 1/4, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 4। ये आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर ये 2 साल की पूछता तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज होता 16 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 4। लेकिन अब अपन कैसे क्लियर करेंगे, 3 साल का। 3 साल का ब्याज देखना है, 3 साल का कितना हो जाएगा बताओ। 3 साल के लिए कितने ब्याज पे ब्याज लगेगा बताओ, इस 16 पे लगेगा, इस 16 पे लगेगा, और इस 4 पे। दोबारा देखना ध्यान से, कौन कौन से ब्याज पे ब्याज लगना है तीसरी साल के लिए। तीसरी साल के लिए कौन कौन से पे लगेगा बताओ। सर ये 16 पे लगेगा, इस 16 पे लगेगा, और इस 4 पे लगेगा। ठीक है क्या। अच्छा 16 पे 1/4 लगेगा तो कितना हो गया बताओ, 16 का 1/4, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 कितना हो गया 4। इस 16 का भी कितना हो गया बताओ 4, और इस 4 का भी 1/4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर स्थिति क्लियर है, देखो दोबारा से। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, कितना है 16 यूनिट। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया बताओ, 16 और 4 20। सही बात है क्या। और तीसरे साल का कितना हो गया बताओ, 16 4 20, 4 24 और 1 25। कुल साधारण ब्याज बताओ कितना हो गया इसमें। सर कुल साधारण ब्याज हो गया 16 एकम 16 दूनी 32, 16 तिये 48। कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया बताओ, 48 तो ये है ही, 4 4 8 और 1 9, 9 और 4 13, 28 में कितना जोड़ दोगे आप, देखो 16 और 4 20, 4 24 और 1 25, तो ये हो गया 25 और 20 45, 45 और 16 कितना हो गया बताओ, 45 और 10 55 और 6 61 हो गया क्या। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 61। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया बताओ,
सर ये जो अंतर है 4 4 8 1 9 और 4 13, 13 यूनिट अंतर हो गया क्या? क्लियर है चीज़ें? ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है बताओ? सर दे रखा है कि तीसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है? 450। और यहाँ पर कितने यूनिट है बताओ? 4 4 8 और 1 9, 9 और 16 25, यानी 25 यूनिट का मान कितना दे रखा है बताओ? सर 25 यूनिट का मान दे रखा है 450, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 450 बटे में 25, 25 से काटोगे 25 एकम 25 बचे 20 और 25 अट्ठे 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब आपसे मान क्या पूछा गया है बताओ? बताओ तो सही, मान क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया CI माइनस SI, ठीक है। तो CI माइनस SI कितना होगा बताओ? ये होगा सर 4 4 8 और 4 12 और 1 13, यानी 13 यूनिट का मान पूछा गया है क्या? तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 13 यूनिट का कितना हो जाएगा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में 13 से गुणा करो, राइट में भी कर दो। 18 इंटू 13, 13 अट्ठे 104, 13 एकम 13 और 10 23, 234 आ गया क्या? यहीं अगर आपसे मूलधन पूछा गया होता तो आप कैसे? मूलधन पूछा गया है तो मूलधन के लिए कितना निकालोगे? ये जो आएगा वो आएगा क्या बताओ? सर ये CI माइनस SI, CI माइनस SI। मूलधन निकालना है तो कितने से गुणा करोगे? तो मूलधन के लिए क्या हो जाएगा? सर 1 यूनिट का मान अपना कितना है? 1 यूनिट का मान है 18, 1 यूनिट का मान कितना है? 18, और अपने को कितने यूनिट का मान निकालना है? 64 का। मूलधन के लिए 64 का। इसका मतलब कितने से गुणा करेंगे 18 को? 64 गुणा 18, 18 चौके 72, 72 की 2 कैरी 7, 18 छक्के 108 और 7 111। ठीक है क्या? क्लियर है? एक बार फिर समझाऊं क्या? ये फॉर्मूले से इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी मैंने आपको सूत्र बताए थे वो 2 साल का अंतर क्या बताया था? D बराबर P क्रॉस R डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, ये 2 साल का अंतर था। फिर 3 साल के अंतर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? D बराबर P क्रॉस R डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, 300 प्लस R बटे में 100, यही बात थी क्या? लेकिन वहां पर कहीं भी ये अगर CI SI का अंतर कहाँ दे रखा है? इसमें CI SI का जो अंतर है वो दे नहीं रखा। यहाँ पर जो दे रखा है वो तीसरे साल का क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसीलिए आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर। एक बार बेटा दोबारा से बताऊँ क्या मैं आपको? चलो ठीक है, एक बार दोबारा से कंसंट्रेट करना। मैं एक बार फिर से मिटा देता हूँ पूरा सवाल और दोबारा से समझना। कोई भी स्टूडेंट एक बार देखो, आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलना इस सवाल की तरफ, ठीक है? आप मुझे बताओ, दोबारा से देखना, आप किसको पकड़ते हो? सर दर को पकड़ते हो क्या? दर कितना है? 25% है क्या? ठीक है। और 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4। तो मैं बोलता हूँ कि जो समय है ना उसकी घात कर दो, तो यहाँ से निकल आएगा मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा बताओ? समय की घात करने पे, यानी समय दे रखा है 3 साल, तो 4 का क्यूब हो गया कितना? 4 चौके 16 चौके 64, 64 आ गया क्या? अब यहाँ से आगे देखो, ये 64 मूलधन है, 64 मूलधन आ गया। अब क्या करेंगे बताओ? अगर आपको पहले साल का ब्याज चाहिए तो 64 का 25% यानी 1/4 कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 16, ये भी कितना हो गया? 16, और ये भी कितना हो गया? 16। क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल में क्या आता है? प्रत्येक वर्ष बराबर आता है। यहाँ तक कोई डाउट है? ये तो नहीं है ना? अब आगे क्या करेंगे देखो, समझना मेरी बात ध्यान से सभी। देखो, आप केवल 2 साल को देखो, तीसरी साल को भूल जाओ। तो 2 साल के लिए देखते तो बताओ, 2 साल के लिए देखोगे तो ये ब्याज कौन से ब्याज पे ब्याज लगेगा बताओ? पहले साल के पे लगेगा ना, केवल पहले के पे लगेगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए पहले के पे लगेगा, तो 16 का 1/4 हो जाएगा कितना? 4। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस पे तो लगेगा नहीं। इस पे क्यों नहीं लगेगा बताओ? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, 16 वाले पे लगेगा, ठीक है। अब तीसरे साल का देखोगे तब क्या होगा? इसको थोड़ा सा इसके नीचे लिख देता हूँ मैं ना, इधर देखना ताकि क्लियर रहे। 16 का 1/4 होगा कितना? ये हो जाएगा 4। तो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं, देखना ध्यान से। बताओ कौन कौन से ब्याज पे ब्याज लगेगा? एक तो इस पे लगेगा, एक इस पे लगेगा और एक इस पे लगेगा, यही बात है क्या? तो इस पे लगेगा तो देखो इस पे लगाया सबसे पहले, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा बताओ? 4। फिर इस पे लगाओगे तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा बताओ? 4। और इस पे लगाओगे तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा बताओ? अब क्लियर है? एक सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर पूरी कहानी क्लियर है सर।
साधारण ब्याज बोलता तो 16 × 48 यूनिट हो गया। चक्रवर्ती ब्याज बोलता तो 48 के अलावा 4 और 4 8 और 1 9 और 4 13 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 48 कितना हो गया, 48 में 13 जोड़ोगे तो 8 और 3 11 61 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और एसआई और सीआई का अंतर कितना है, 4 और 4 8 और 4 12 और 13 यूनिट हो गया। क्या क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन के अंदर देखोगे आपके यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पर क्या दे रखा है बताओ सर। जो तीसरा साल है उसका ब्याज कितना है, 450। तो तीसरे साल का ब्याज यहाँ पर कितने यूनिट है, 4 और 4 8, 16 और 4 20, 4 24 और 1 25, यानी 25 यूनिट का मान कितना है बताओ। ये है सर 450। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 450 बटे में 25। वो यहाँ से काटोगे 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, यानी 1 यूनिट आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 1 यूनिट आ जाएगा 18, ठीक है। अगर 1 यूनिट 18 आ गया, अब आपसे जो भी मान पूछा गया है उसको देखो, बताओ सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा। सी आई माइनस एस आई बताओ सर, 4 और 4 8, 4 12 और 1 13, यही है क्या। तो आपको सी आई माइनस एस आई याद करना है, तो इसका मतलब आपको करना है 13 यूनिट का मान ज्ञात। तो 13 यूनिट का मान ज्ञात करोगे तो 1 में 13 का गुणा करोगे तो ये तो 13 बन जाएगा, और उधर 18 में 13 का गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 18 3 54 की 4 हाथ और 5, 18 कम 18 और 5, क्या 234 आ गया क्या। देखना, अगर आपसे मूलधन पूछा गया इसका मतलब कितने यूनिट का मान पूछा गया बताओ सर। मूलधन पूछा गया इसका मतलब आपसे 64 यूनिट का मान पूछा गया है, ये मूलधन होता है। आपसे कितने यूनिट का मान पूछा गया है, 64 का। 64 यूनिट का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, 18 को 64 से गुणा करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 गुणे में 18, 18 चौका 72, 18 छक्के 108 और 7 115, 1152 आ गया क्या। ठीक है, तो आप नोट कर लो, है ना। अब समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो ये वाला सवाल आप खुद से करो अभी जल्दी से। जिन स्टूडेंट ने उतार लिया, जिनको समझ में आओ, जिनको नहीं आया एक बार इसको लिखो, है ना, और ट्राई करो खुद से। एक बार देखना पूरा बोर्ड आ रहा है क्या, पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ तक आ रहा है ना, बिल्कुल इस कॉर्नर तक, ठीक है। ज्ञानेश समझ में आया क्या। इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाते हो तो आपको समझ लो आप अब आपका कुछ नहीं छूट रहा। मतलब इस तरीके से भी अगर आप सोच पाते हो ना एक एक तरीके से, कि अगर इस सवाल को आप समझ गए तो आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर है, ये मान लो। और नहीं भी समझे हो तो आप बार बार क्वेश्चन ट्राई करोगे, आ जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन आप ही करोगे, लिख लो बेटा, वो थोड़ा जल्दी करो। इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में सी आई एस आई का अंतर दिया ही नहीं है। अच्छा, फॉर्मूला तब लग जाता जब या तो पी का मान दिया होता या सी आई माइनस एस आई दिया होता। इसमें तो लग जाएगा बेटा, इसमें तो लग जाएगा, बट इसको आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, इस मेथड से करना है, ठीक है। इसमें लग जाएगा क्योंकि सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है, आप पी याद कर सकते हो, फॉर्मूला लग सकता है। बट एक बार इससे करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए।
हटा दे इसको। आंसर बताओ जल्दी से। आप लोग कर रहे होंगे। ये तो करा दिया ना, ये तो करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। आपके मूलधन ज्ञात करना है, दर दे रखी है 15%, समय दे रखा है 3 साल, और एसआई और सीआई का अंतर कितना दे रखा है बताओ, 5670। ठीक है, सबसे पहले दर आपकी दे रखी है 15%। इसका फ्रैक्शन मान कितना हो गया, इसकी भिन्न कितनी बनेगी बताओ। सर ये 15/100 होगी। 15/100 होता है 5 × 15, 5 से काटोगे 5 से 20 बार, क्या 3/20 आ गया क्या। फिर आप मूलधन बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, मूलधन कितना हो जाएगा बताओ। सर मूलधन हो जाएगा ये 20 है ना, और समय कितना है 3, समय 3 साल है, समय है 3 वर्ष। तो इस 20 की घात कितनी कर दोगे 3, और 20 का क्यूब कितना होता है बताओ। 1 जीरो का क्यूब करोगे तो 3 जीरो आ जाएगी, और 2 का क्यूब होता है 8। कितना आ गया बताओ, 8000 आ गया क्या। हाँ सक्सेसिव से करना चाहते हो क्या, तो 20 लोगे 20 लोगे 20 लोगे, ठीक है। और 20 से बढ़ करके वो पहली साल 23 हो जाएगा, दूसरी साल 23 हो जाएगा, तीसरे साल 23 हो जाएगा। वहाँ सर ये 8000 आ जाएगा, उसका अंतर आ जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो सक्सेसिव से। लेकिन मैं इस मेथड को बताना चाह रहा हूँ जहाँ पे कई बार सक्सेसिव काम नहीं करता है। जैसे पिछले वाले में अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर दे रखा है ना कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तीसरे साल का इतना है, तो वहाँ सक्सेसिव से नहीं होगा। इस यहाँ तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस मेथड को एक बार फिर से देखो भैया, इधर देखो 8000 क्या आ गया बताओ, ये आ गया मूलधन। 8000 का 15% यानी 3/20 निकालना है क्या 8000 का। 0 से गया 0, 2 से काटोगे 2 चौके, क्या 1200 आ गया क्या। अगर पहले साल का साधारण ब्याज 1200 है तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा बताओ, ये भी हो जाएगा 1200, और तीसरे का भी कितना हो जाएगा बताओ 1200। ठीक है क्या। अब इधर देखना सभी ध्यान से, एक बार देखो सभी, क्या दूसरे साल का ब्याज देखना है, दूसरे साल का देखना है ना चक्रवृद्धि, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो उसमें पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 1200 पे ब्याज लगेगा, तो 1200 का 3/20 हो जाएगा कितना बताओ। 0 से 0, 2 6 12 और 6 3 18, 180 हो गया क्या, ये 180। अगर मुझे तीसरे साल का ब्याज देखना है तो क्या करेंगे बताओ, कितने ब्याज पे ब्याज लगेगा। सर इस वाले पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, और इस पे 3 ब्याज पे ब्याज लगेगा क्या। अच्छा इस पे लगेगा 1200 का, तो इसको देखो, इसको 1200 का 3/20 आ जाएगा 180, 1200 का 3/20 आ जाएगा 180, 180 इसका आ गया, 180 इसका आ गया। अब 180 का 3/20 निकालोगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 2 से काटोगे 9 बार, 9 3 27। अब आपके पास कहानी क्लियर है पूरी। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, वो 1200 यूनिट है। दूसरे साल का हो गया 1200 प्लस 180 यानी 1380, और तीसरे साल का देता तो ये 18 दूनी 54, 500, 18 दूनी 36, 360, 1200 और 27, ये जोड़ लेंगे क्या। अब हमें तो क्या बोल रखा है बताओ, CI माइनस SI कितना दे रखा है 5670, और यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना है आप बताओ। ऊपर वाला ब्याज है वो तो अलग है, इसमें अंतर क्या होता है, अंतर होता है ये नीचे वाला, ये 180, ये 180 और ये 180 और ये 27, तो कितना हो गया बताओ, 18 3 54 यानी 540 में कितना जोड़ दोगे 27, ये बन गया 7, 4 और 2 6, और ये हो गया 5, यानी 567 यूनिट का जो आपके पास मान दे रखा है 567 यूनिट का, वो कितना दे रखा है बताओ 5670, 5670 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 10। अब आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वही आप उसको 10 से गुणा कर दोगे। जैसे आपसे क्या पूछा गया है बताओ, मूलधन पूछा गया है क्या, और मूलधन कितना है बताओ, एक्चुअली 8000 यूनिट है क्या, तो मूलधन 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तो 8000 यूनिट के 10 से गुणा कर दोगे, यानी 8000 पे एक पीछे 0 और लगा दो, ठीक है क्या, 80000 हो गया क्या, ठीक है, ये बात है। अब इसको आप फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और सक्सेसिव से कर सकते हो ना,
सक्सेसिव से कर सकते हो, लेकिन ये मेथड समझ में आया क्या? ये आपको हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो ब्याज का कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है आपका, ठीक है। अच्छा, इसे सक्सेसिव से करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? तो ये 20 है, 20 से कितना हो रहा है बताओ? 23। फिर दूसरी साल भी यही कहानी है 20 से 23, और तीसरी साल भी यही कहानी है 20 से 23। आप इनको गुणा करोगे, ये बन जाएगा मूलधन और ये बन जाएगी क्या? मिश्रधन। सही बात है क्या? तो मूलधन तो आ जाएगा 8000, ये तो आ गया मूलधन। मिश्रधन कितना आ गया? 23 का गुणा 23 से करते हो तो 529 आता है क्या? और 529 का गुणा 23 से और कर लो, तो ये करोगे तो 3 में 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 5 15, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 5 10। ये हो गया 7, 8 8 16, 5 5 10 और 1 11, और ये हो गया कितना? 1 और 1 2, ये हो गया 12 100। सही बात है क्या? अब इसका अंतर कितना है बताओ? इसका जो अंतर होगा वही क्या होगी बताओ? ब्याज। मिश्र धन में से ये जो आएगा वो मिश्र धन आएगा। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दिया जाए तो क्या बचता है? ब्याज। बताओ कितना आ गया ये ब्याज? ये तो बचा 7 6 1 4167, ये आ गया क्या? और हमें क्या दे रखा है? CI माइनस SI। अच्छा, ये CI माइनस SI तो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका और इसका ये वही बात है ना, इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, और इससे बनेगा वो क्या बनेगा? साधारण ब्याज बनेगा। अगला सवाल लिखो, अगले टाइप के सवाल, नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो भैया, अमाउंट पर आधारित सवाल। अमाउंट यानी मिश्र धन पर आधारित सवाल। जैसे मैंने साधारण ब्याज में कराए थे वैसे इसमें होंगे। नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो, मिश्र धन पर आधारित सवाल। तो मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, आपको बताई थी, आपको मैंने ये बताया था कि लैंग्वेज में कहीं भी ये लिखा हुआ है ना, ओके, अगर लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि कोई राशि बढ़कर के हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वो मिश्र धन। क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी राशि बढ़कर के तभी होती है जब उसमें ब्याज जोड़ दिया जाए। जैसे आपका मूलधन है, मूलधन में ब्याज जोड़ोगे तभी तो वो बढ़ेगी। तो इसकी लैंग्वेज ऐसे लिखी आई है कि कोई राशि बढ़कर के इतनी हो जाती है, तो बढ़कर हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वो मिश्र धन। तो इसका पहला सवाल लिखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में 6800, 3 वर्ष में 6800 हो जाती है, 6800 हो जाती है, तथा 4 वर्ष में 7480 रुपये हो जाती है, तब राशि याद करो, तब धनराशि याद करो। अच्छा, इसमें यार चक्रवर्ती ब्याज की दर से और लिख लेना ना, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, क्योंकि आपको अब ये तो पता लग रहा है, लेकिन अगर मान लो नहीं दे तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि साधारण ब्याज का है चक्रवर्ती का है? तो यहाँ पे ये लिख लेना, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से। धनराशि की बात शुरुआत में ही, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, CI की दर से, ऐसे लिख लेना बस, ताकि आपको पता रहे क्वेश्चन में कोई धनराशि CI की दर से है ना, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। आपको ये दे रखा है क्या? चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो रही है बताओ? 6800 हो जाती है, और बढ़कर हो जाती है, इसका मतलब ये क्या है बताओ? ये है सर मिश्र धन।
और वही 4 वर्ष में कितनी हो गई बताओ? हाँ, एक बार समझना है ना। कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 6800। और 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 7480। ये भी क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ सकता है। कई बार केवल वो दर पूछता है और कई बार क्या पूछता है? मूलधन पूछता है कि राशि कितनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दर निकालना बताऊं तो दर कैसे निकालेंगे? देखो, 2 अलग अलग अप्रोच रहेंगी इसकी। दर निकालनी है तो दर का फॉर्मूला क्या? दर कैसे निकालेंगे बताओ? दर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दर कैसे निकालेंगे? समझना मेरी बात। जब भी 1 साल का अंतर है, जैसे 3 साल से बढ़कर के 4 साल हो रही, यानी 1 वर्ष का अंतर है क्या? जब भी 1 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब एक बात बताओ कि जो अमाउंट बढ़ा वो पिछली राशि भी बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि पिछली वाली राशि कितनी थी? 6800। और 6800 पे कितनी बढ़ी है बताओ? तो 7480 में से 6800 घटा दो तो ये हो जाएगा 08। और 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 6। क्या 680 है क्या? तो यहाँ से तो आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो कि सर दर कितनी रही होगी बताओ? 68 से 68 गया, क्या आ गया? 10% आ गया क्या? सही बात है। यहाँ से आप दर निकालनी होती तो आप निकाल सकते थे जब भी 1 साल का डिफरेंस हो। जब भी 1 साल का डिफरेंस हो, इसका मतलब ये है कि पिछले वाले पे, पिछली वाली जो भी अमाउंट है उसी पे ब्याज आ जाए ये। ठीक है क्या? लेकिन अंतर अगर 2 साल का है, 3 साल का है तो अप्रोच बदलनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर दर 10% है और ये 3 वर्ष में इतना हो रहा है, मिश्र धन है ना, अब इसको वैसे मेथड से कैसे सॉल्व करोगे? इसका तरीका क्या रहेगा? देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है बताओ? 6800। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मिश्र धन का फॉर्मूला A बराबर होता है P क्रॉस 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 इसकी पावर T। तो T का मतलब कितना हो गया बताओ? 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में हो रही है कितनी? 6800। और अमाउंट का फॉर्मूला फिर लगाओ, P क्रॉस 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 इसकी पावर 4। 4 वर्ष में कितनी हो रही है बताओ? सर ये हो रही है 7480 हो रही है क्या? ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन में उसमें फर्स्ट इक्वेशन से भाग लगा दोगे। ठीक है। आप इसको अगर पहली इक्वेशन देते हो, इसको सेकेंड इक्वेशन देखते हो, तो सेकेंड बाई फर्स्ट करने पे क्या आएगा बताओ? आप मुझे बताओ, P से P कट जाएगा क्या? P से P कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? 1 प्लस R बटे में 100। क्योंकि ये 3 घात है और ये 4 घात है तो केवल 1 घात बचेगी क्या जब डिवाइड करोगे? और ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 7480 बटे में 6800। सही बात है क्या? यहाँ से अब जब आप काट रहे होगे तो 0 से 0 कट जाएगा। और देखो कितनी बार 4 से काट लो, 4 से गएगा 17 चौका 68, 4 एकम 4 3 7, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। और कट रहा है क्या बताओ? और नहीं कट रहा है क्या? 7480 है ना, ये पक्का है ना? 7480 है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो यहाँ तक रहने दो। तो यहाँ से R बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 187 बटे में 170 माइनस 1। जो प्लस का 1 है वो उधर भेज दो, -1 हो गया क्या? तो R बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा? 170। तो क्या आ जाएगा बताओ LCM? और ये हो जाएगा 187 माइनस 170। तो बेटा ये बचेगा कितना बताओ? 7। 8 में से 7 गया तो 17 बटे में 170। बताओ 0 से 0 बराबर में 17 से 17, तो R बराबर कितनी आ गई बताओ? ये इसका प्रॉपर मेथड था। यानी आपको अगर दर पूछी गई थी तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेते। मेरी बात समझना ध्यान से, दर पूछी गई तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, और आप चाहो तो इस मेथड से पूरे से भी आप ये कहाँ से किया मैंने, ये समझ गए आप? ठीक है। अब R का मान 10% आप चाहे इस वैल्यू में रख दो चाहे इस वाले में रख दो, आपको P का मान मिल जाएगा। समझ गए? तो बताओ P का मान कितना हो जाएगा?
अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ क्या? अच्छा, अमाउंट कितनी दे रखी है बताओ? अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं तो ये दे रखी है 6800। पी का मान पूछा गया है, पी क्रॉस आर का मान कितना आया बताओ? 10। तो ये हो जाएगा 1 + 10/100 इसकी घात। सही बात है क्या? अच्छा, ये कितना हो जाएगा बताओ? पी क्रॉस ये हो जाएगा 110/100, इसकी घात 3, 0 से 0, और ये आ गया कितना? 6800। तो 6800 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? पी क्रॉस 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो पी की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी बताओ? अब ये कटने वाला तो है नहीं इससे, तो ये आ जाएगी 6800 पे कितनी जीरो लगा दो बताओ? 1, 2 और 3 बटे में 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है? 1331। ये है पी की वैल्यू। ठीक है, क्या हुआ ज्ञानेश? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, वो 10% आप यहाँ पे रख दो, हाँ वहाँ पे रख दो तो भी आ जाएगा। वो ये तो मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया है, क्योंकि 1 साल के लिए तो आप ऐसे निकाल लोगे, 2 साल के लिए नहीं निकाल पाओगे फिर। समझ गए? 2 साल का अंतर हो जाएगा, फिर ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। 1 साल के लिए तो आप निकाल सकते थे भाई, वहाँ पे आ गया था अपना 10% आ गई थी ना, वो 10% आप 3 साल के लिए रख देते, आंसर आ जाता है यहाँ पे कि 3 साल का सर ये इतना दे रखा है, 10% रेट आई है, तो आप डायरेक्ट आपको ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ठीक है क्या? अगला सवाल लिखो, लिख लो इसे। लिखो किसी राशि का, हाँ लिख लो आराम से। लिखो किसी राशि का किसी राशि का 2 वर्ष का किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है। क्वेश्चन लिखो भैया, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपये है, 160 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है। दर ज्ञात करो। हाँ जी बिल्कुल, दर ज्ञात करो। लिख लो। आप इसमें 2-3 अप्रोच से सोच सकते हो। या तो आप एक काम कर लो कि 2 साल का CI माइनस SI निकाल लो। समझना मेरी बात, अगर आपको दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, 2 साल का SI माइनस CI का फॉर्मूला आपके पास है, वहाँ से निकाल सकते हो एक को। भैया 160 आ रहा है 2 साल का साधारण ब्याज, 164 आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया बताओ? 4 रुपये। और ये 2 साल का है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि CI माइनस SI D बराबर P क्रॉस R डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, वहाँ से भी निकल आएगा। और एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है?
हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो फॉर्मूला है ना 2 वर्ष का CISI का, उस फॉर्मूले में रखो आप। हाँ अच्छा, मूलधन नहीं दे रखा, चलो तो मैं निकाल के बताता हूँ। अच्छा मूलधन भी नहीं दे रखा तो फिर फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, सही बात है। इधर देखना मेरी बात ध्यान से। अरे 2 वर्ष का SI कितना है? ये 160 रुपये है क्या? 160 रुपये। और आपको ये बात पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है क्या? यानी पहली साल भी कितना रहा होगा बताओ? साधारण ब्याज पहले साल भी कितना रहा होगा बताओ? साधारण ब्याज पहले साल भी 80 रहा होगा और दूसरे साल भी कितना रहा होगा? 80। सही बात है क्या? और पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहा होगा तो होता है क्या? इसका मतलब पहले साल का अगर ये 80 है, ये तो SI की बात करूं, SI है जो पहले साल में भी 80 और दूसरे साल में भी 80, 160 बन गया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, यानी ये 80 है तो ये भी 80 है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे साल का वो कितना हो जाएगा बताओ? 84 हो जाएगा क्या? क्योंकि 164 है क्या? 164 है। इसका मतलब ये 80 है तो 8 दूनी 16 यानी 104। तो एक बात बताओ, आप क्या कैलकुलेट करोगे? इसका मतलब क्या है कि 80 पे कितने की बढ़ोतरी हो रही है बताओ? तो 4 की बढ़ोतरी हो रही है 80 पे, और मल्टीप्लाई दर निकालने के लिए क्या करोगे? 100 का गुणा कर दोगे। 4 से काटोगे 20 बार और 20 से काटोगे 5% की दर आ जाएगी। समझ गए आप? जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है? उसको तोड़ लेना है। यानी 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 160 रुपये है क्या? और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बताओ? CI है 164। तो साधारण ब्याज तो आपको पता है कि पहले साल का जितना होगा उतना ही दूसरे साल का होगा, 80 हो गया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले साल का जो चक्रवृद्धि और साधारण बराबर होता है, लेकिन अब आपको पता है कि ये जो दूसरे साल में क्या है बताओ? 164 में से अगर 80 हटा दूँ तो कितने बचेंगे? 84। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो सेम ही रहेगा। जो बढ़ोतरी हुई है वो बताओ कितने की हुई है बताओ? 4 की बढ़ोतरी हुई है कितने पे? 80 पे। और परसेंटेज के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से। सही है क्या? ठीक है, तो दर आ गई आपकी। फॉर्मूले से इसको नहीं कर पाते क्योंकि ना तो आपके पास मूलधन था, दोनों 2 वेरिएबल नहीं थे। मतलब उसमें क्या होता है फॉर्मूले में? तो ये होता है कि मान लो 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं तो 3 में से 2 के मान आपके पास होने चाहिए, तब तीसरा मान निकाल सकते हो आप। यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा? समझ में आ गया आपके? पहले साल का साधारण ब्याज तो 80। एक बात बताओ, साधारण ब्याज बराबर होता है क्या? 160 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज है तो 2 का भाग लगाओ, कितना? पहले साल भी 80 और दूसरे साल भी 80, 80 और 80, ठीक है। पहले साल का साधारण ब्याज 80 रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 80 रहेगा। और लेकिन ये कितना हो जाएगा बताओ? 84। इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की कितने पे हो रही है? 80 पे, गुणे में कर दो 100, ठीक है। जल्दी से पानी पास करो इधर, पियो पियो, अभी तो पी लो। ज्ञानेश तुम कल डाउट पूछ रहे थे कुछ, क्या? इसको तो लिखते लो, चलो भैया जल्दी से। मतलब GS और GK पे कैसे पकड़ बनाई जाए ना, करंट। मैंने आपको कल भी बताया था। नहीं, इसको चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो, मान लो जो भी कर रहे हो, या फिर मासिक पत्रिका ला रहे हो, पर डे का पर डे क्लियर करना है, कैसे भी करना है, समझ गए आप? वो क्लियर है। उसके बाद बाकी की जानकारी मैं आपको और बता दूंगा, ऐड कर दूंगा ना। हाँ वो तो देखो आना पड़ेगा, बताऊंगा पूरी की पूरी बात। करंट तो पूरा का पूरा आपका रहना चाहिए, करंट पे कमांड होनी चाहिए। कई बार 5 से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, करंट तो इस टाइम पे कवर होना चाहिए क्योंकि जो स्टैटिक भी आती है ना वो करंट से रिलेटेड ही आती है, ठीक है। अगला सवाल लिखो।
बताता हूँ। कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में कोई धनराशि, अच्छा सीआई की दर से लिख लेना ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, पहले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिख लेना ना, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है, 650 रुपये हो जाती है, तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। तो धनराशि याद करो, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है 676। तो धनराशि याद करो, इधर देखना भैया ध्यान से, पहले वर्ष के अंत में कितनी हो गई बताओ? पहले वर्ष में, एक वर्ष में वो बढ़कर के मतलब पहले वर्ष के अंत में होगी 650। ये क्या है बताओ? एक वर्ष में इसमें ब्याज लग के होगी ना, ये बढ़कर के हुई है, इसका मतलब क्या है? ये मिश्रधन है ना पहले वर्ष का। और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 676। तो यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना है बताओ? एक वर्ष। और मैंने बोला था एक वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब ये है कि 650 पे कितनी बढ़ी है राशि बताओ? यहाँ से दर निकाल सकते हो आप। ये देखो 676 हुई है, यानी कितना? 6 और 7 में से 5 गए तो कितना? 2 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से कट जाएगा 0, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 13 से काटोगे 2 बार, और ये कितना आ गया? 4% आ गया। क्या सही बात है क्या? दर तो आ गई, अगर दर पूछी गई थी तो 4% आंसर हो जाता, लेकिन उसने पूछी धनराशि। ठीक है, मूलधन पूछा गया है क्या? तो आप या तो ये मान सकते हो कि पहले वर्ष के अंत में कितनी हो गई, मान लो पहले 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 100। भाई 4% बढ़ेगी तो 104 हो जाएगी क्या? पहले वर्ष के अंत में ही तो होगी। तो 104 का मान कितना दे रखा है सवाल के अंदर बताओ? सर 650। सही बात है क्या? 104 का मान कितना है? 650। तो आप 100 का मान निकाल दो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या भाई? ऐसे मान लो 100 थी, 100 से 4% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 104। तो 104 का मान है 650, तो आप 100 का मान निकालो। मूल राशि तो 100 ही थी ना। यहाँ से काटोगे तो आप देखो 4 दूने 8 और 4 छके 24, 4 से काटोगे 25 बार, फिर 13 से काटोगे तो 2 बार, 13 से काटोगे तो 13 पंजू 65, और 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 गुणे 25 कितना होता है? 625। समझ गए क्या? जो स्टूडेंट समझ गए वो ठीक है, जो नहीं समझे वो एक बार फिर बताओगे कि 104 कहाँ से आया बताओ? सर दर है 4%। मेरी बात समझना, सर दर कितनी है? 4%। तो कोई भी राशि हमेशा शुरू में कितनी होती है? 100। 100 पे 4% बढ़ा तो कितना हो गया बताओ? पहले वर्ष के अंत में 104 हो गया क्या? वो 104 का मान दे रखा है सवाल के अंदर 650, और हमें राशि का मान निकालना है, यानी 100 का मान निकालना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। बाकी फॉर्मूला तो है ही, आप 1 + r/100 p क्रॉस लगाओगे, वहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, उससे भी हो जाएगा सवाल। तो
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो भैया, नेक्स्ट टाइप डाल देना, कोई भी अलग तरीके के सवाल है इस पे नेक्स्ट टाइप ऊपर लिख दिया करो ताकि आपको पता रहे कि ये एक सवाल जैसे 2-4 सवाल जो भी होंगे वो एक जैसे होंगे। ऐसा होगा कि जैसे ही आप इनको डिस्क्रिमिनेट कर लोगे ना अलग अलग कैसे इस तरीके के सवाल बनते हैं, फिर आप इनको मिक्स करोगे। प्रैक्टिस तो घर पे करनी पड़ेगी। जब आपको पता लग जाए कि एक चैप्टर के अंदर 5 तरीके के सवाल बनते हैं या 8 तरीके के बनते हैं, तो वो 8 तरीके के सवाल अगर आपने कमांड कर लिए फिर आप उनको मिक्स में करोगे। ये तो पक्की बात है। आपको तो यहाँ तक कि वहाँ चैप्टर भी नहीं पता लगेगा ये किस चैप्टर का है, समझ रहे हो। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अब इनका डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको ये गेट जल्दी से हो जाए, आपको जल्दी से माइंड में क्लिक कर जाए कि यार इस चैप्टर में 6 तरीके के सवाल है। रिवीजन में दिक्कत ना आए, जब भी करने के लिए जाओ आप पेपर से पहले तो आप हर टाइप का 1-1, 2-2 सवाल देखोगे, आपको पता लग जाएगा इस तरीके के सवाल बनते हैं। हाँ किस्त में करवाऊँगा, ठीक है करवाऊँगा भैया। क्वेश्चन लिखो अभी इसको, है ना, लिखो भाई। कोई धनराशि कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये तो लिखना ही है क्योंकि वो साधारण ब्याज में ये सवाल अलग हो जाएगा। फिर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो बताओ वह कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो रही है, 2 गुना हो रही है, तो बताओ कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। इधर देखो भैया, 8 गुना करनी है ना। अब या तो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा वाला, वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओ, या एक तरीका और है। देखो कितनी हो रही है बताओ, सवाल बोलते चलो एक बार। पाँच वर्ष में 2 गुना, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये टी से कितनी हो रही है बताओ। जैसे कोई टी है, कोई राशि टी है, टी से कितनी हो रही है बताओ, 2t हो गई क्या, कितने वर्ष में हो रही है बताओ, 5 वर्ष में। कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है बताओ, 2 गुना। तो कितने समय में क्या करना है, 8 गुना करना है क्या। इसका मतलब कितने टाइम करना है इसको, 8 टाइम करना है कि नहीं करना, 8 टाइम करना है क्या। अब 8 कितना होता है बताओ, ये होता है सर 2 का क्यूब। इस 2 का कितना होता है ये क्यूब। तो ये जो भी घात आ रही है ना 3, इसको कितने से गुणा कर दोगे, 5 से, तो 5 से 15 वर्ष आंसर आ जाएगा। बेटा मैंने शॉर्टकट बताया आपके लिए, पूरे मेथड से करवाऊं क्या, इसे समझ गए क्या। कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज से, टी से कितनी हो गई 2t। आपको कितना गुना करनी है, 8 गुना। तो इस 2 का ही कितना घात बताओ, 8 हमेशा ऐसा होगा ही कि या तो घात 3 बन रही होगी या 4 बन रही होगी, पक्की बात है, ठीक है। तो 2 की कितनी घात है, 8 बताओ, 2 की घात 3 है, ठीक है। तो जो भी घात है उसको पहले वाले टाइम से गुणा कर दो, तो 3 5 है 15 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। अगला सवाल करो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है।
बताओ वह कितने समय में, बताओ वह कितने समय में 27 गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। बेटा स्पीडली बताओ जल्दी से। बारह आ गया। बेटा इधर देखो टी से कितनी हो रही है बताओ, 3 टाइम हो रही है क्या, 3t हो रही है क्या, कितने वर्ष में हो रही है बताओ। इधर देखो 4 वर्ष में हो रही है, ये तो सवाल में दिया हुआ है। आपको कितनी करनी है, 27 टाइम 27t करनी है क्या। और 27 कितना होता है बताओ, 3 का क्यूब होता है कि नहीं होता, तो ये 3 का क्यूब है। तो जो भी घात है उसको पहले वाले समय से गुणा कर दो। तो 4 वर्ष को कितने से गुणा कर दोगे, इस घात से, 3 से, 4 3 12 वर्ष आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है क्या। और ऐसा होता किसी लिए, ये अमाउंट वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, आप इसमें अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसको बराबर रखोगे, काटोगे पीटोगे तो वही की वही बात बन जाएगी। इससे बढ़िया आप शॉर्ट में जल्दी से निकाल लो इसको, ठीक है। अगला सवाल लिखो, आपको कंट्रास्ट में करवा देता हूँ। अगला सवाल लिखो। कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। बताओ वह 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। बताओ वह 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब की बार टाइम ही पूछ लिया क्या। कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना हो गई बताओ, 4 गुना, यानी टी से कितना हो गया बताओ बेटा, 4 टाइम 4t हो गई। कितने समय में हो रही है ये, 3 वर्ष में, ठीक है। तो आपको कितने वर्ष में निकालनी है बताओ, 6 वर्ष में। अब 6 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको 6 वर्ष बनाना है। इसका मतलब बेटा इसमें 3 से कितने का गुणा हुआ होगा बताओ, यहाँ पे तब 6 आया हुआ। भाई घात का ही तो गुणा होता है क्या, इसका मतलब 4 की घात 2 रखनी पड़ेगी क्या भैया। यहाँ पे घात का गुणा होता है नहीं, 2 का गुणा हुआ, 3 दूनी 6 तब बनेगा। इसका मतलब 4 की घात 2 कितना हो गया, 16 टाइम्स आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या, तो 16 टाइम हो जाएगी, ठीक है, समझे क्या। अरे आपने यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से देखना, मैं हर बार क्या करता था, 3 वर्ष को किससे गुणा करता था, समय से करता था ना, इस वाली घात से। ये वाला घात का ऑप्शन छोड़ दो आप, 6 कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे कितने का गुणा करूँ, 3 में 2 का। इसका मतलब यहाँ पर कितनी घात रही होगी इसकी, 2, तभी तो 3 दूनी 6 वर्ष बनेगा, ठीक है क्या। अब अगले क्वेश्चन लिखो, किस्तों पे आधारित सवाल, ठीक है भाई, किस्तों पे आधारित सवाल लिखो। लिखो क्वेश्चन लिखो। कोई व्यक्ति 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई व्यक्ति 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से 3,000 रुपये उधार लेता है, बैंक से 3,000 रुपये उधार लेता है।
बैंक से 3,000 रुपये उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो कि उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटाने होंगे। तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटाने होंगे। बेटा सवाल क्या है? कोई व्यक्ति क्या करता है बताओ? 30% की दर से कितने रुपए लेता है? 3,000। और वो करता है क्या है कि हर एक साल के अंत में कितने रुपए लौटाता है? 1,000। अब समझना मेरी कहानी क्या है। इधर देखो भाई सभी। अच्छा 3,000 रुपये हैं, उसका 30% अगर वो पहले साल की बात करूं, पहले वर्ष में 30,000 का 30% कितना हो गया बताओ? 2 जीरो से 2 जीरो 3 तिये 900। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये लिए, उस पर 900 रुपये क्या हो गया बताओ भाई? ब्याज का हो गया ना। 3,000 पे 30% की दर से ले रहा है तो 900 रुपये ब्याज के हो गए क्या? जैसे मान लो आपने बैंक से 3,000 रुपये लिए और वो रेट ले रही है 30%, तो पहली साल के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे बताओ? आप अगर एक साथ चुका देते तो आपको पहली साल के अंत में कितने रुपए चुकाने होते? 3,000 रुपये तो मूलधन जो लिया है वो, और 900 रुपये ब्याज के कितने रुपए चुकाने होते बताओ? अरे 3,000 रुपये तो आपने बैंक से उधार लिए हैं और 900 रुपये आप पे ब्याज बन रहा है क्योंकि आपने 30% की दर से लिए। तो अगर पहली साल में चुकाना होता तो कितने रुपए चुकाने होते बताओ? 3,900 रुपये चुकाने होते क्या? 3,000 रुपये ये और 900 रुपये वो, यानी आपको चुकाने होते कितने? 3,900। ठीक है, लेकिन आपने कितने चुकाए बताओ? आपने पहले साल के अंत में कितने चुकाए? 1,000। अगर आपने 1,000 रुपये ही चुकाए तो आप पर जो बकाया बचा बैंक का वो कितना बचा है बताओ? 2,900 रुपये बचा क्या? दूसरी साल में भी यही होगा। आपने क्या किया कि 2,900 रुपये पे अब फिर दोबारा से फिर ब्याज लगेगा वही 30% की दर से। तो 2,900 का 30% फिर बताओ कितना हो गया बताओ? 2 जीरो से 2 जीरो 29 का गुणा 3 से करते हो 29 3 87 870। 2,900 में 870, अगर आप 2,900 में 870 मिला के दे देते तब तो आपका काम हो जाता। लेकिन आप तो फिर भी कितने कर रहे हो बताओ? 9 8 17 और 2 और 1 कितना हो गया? 3। और आपने कितना पेमेंट किया बताओ? 0 7 9 8 17 तो एक दिन 1,000 रुपये करे क्या? तो अभी भी कितने बचे बताओ? 2,770। यही बात है क्या? आपने क्या किया? 2,900 रुपये है दूसरे साल के अंत में, 30% की दर से ये हो गए 870 रुपये। तो 2,900 रुपये तो ये देने पड़ेंगे जो आपको है, और 870 ये, तो कुल मिला के आपको देने थे दूसरे साल के अंत में 0 7 9 8 17 2 और 1 3 3,770 रुपये। लेकिन आपने फिर भी कितने रुपए दिए बताओ? 1,000। तो आप पर बकाया कितना बचा? ये बचा 0 7 7 और 3 में से एक गया तो 2, 2,770 रुपये बचे क्या? अब 2,770 रुपये में फिर कितना लगेगा बताओ? 2,770 पे फिर 30% लगेगा क्या? तो 2,770 का 30% निकालो। 0 0 0 0, इसको करो गुणा। देखो 30 आते 21, 30 आते 21 और 2 23 की 3 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी आपको 2,770 रुपये तो ये देने थे और 831 रुपये ये देने हैं। तो कुल मिला के 1 7 और 3 10, 8 7 15 और 1 16, 2 और 1 3। आपको तीसरे साल के अंत में कितने रुपए चुकाने होंगे बताओ? 3,601 रुपये चुकाने होंगे। ठीक है क्या? लिख लो। किससे? नहीं, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आप अमाउंट में से 1,000 रुपये चुका दे रहे हो, वो इसमें फॉर्मूला काम आएगा ही नहीं आपका।
आप इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, सक्सेसिव भी नहीं लगा सकते, और वो वाली चीज़ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्लियर कट पता है आपको क्या देती है, मूलधन और ब्याज देती हैं। लेकिन यहाँ तो आप क्या कर रहे हो कि जो भी राशि ले रहे हो उसमें से 1000 रुपये वापस कर दे रहे हो। तो यहाँ पर तो आपको मेथड वाइज ऐसे ही चलना पड़ेगा, बेसिक से। तो आपका आंसर रहेगा भैया 3601 रुपये। ठीक है, अब एक सवाल आप करोगे ऐसा कैसा ही 3601 का आ गया क्या? अगला सवाल आप करोगे। देखो, कोई व्यक्ति, हाँ हाँ लिख लो जल्दी लिखो, लेकिन लिखो बेटा जल्दी से। अगला सवाल लिखो। लिखें क्या? एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति, एक ही बात है भाई, है ना। एक व्यक्ति 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक व्यक्ति 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपये बैंक से उधार लेता है। 4500 रुपये बैंक से उधार लेता है। 4500 रुपये बैंक से उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपये चुका देता है। कोई व्यक्ति 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपये बैंक से उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपये चुका देता है। बताओ तीसरे साल के अंत में उसे कितनी राशि चुकानी होगी? बताओ तीसरे वर्ष के अंत में, बताओ तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि चुकानी होगी? बताओ तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि चुकानी होगी। पिछला वाला सवाल है, सेम टू सेम ये सवाल है, डाटा चेंज है केवल। ठीक है भाई, आंसर निकालो जल्दी से। आंसर आया क्या किसी का भाई? कितना आ रहा है? 3616 आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। 20% की दर से कितने रुपए उधार लेता है बताओ? अरे इधर देखना भैया, 4500 रुपये उधार ले रहा है क्या? 4500 रुपये उसने उधार लिए। बात समझना मेरी बात, कितनी दर है? 20। तो 4500 का 20% कितना होता है बताओ भैया? 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 45 दूनी 90, 900 रुपये हो गया क्या?
4500 अगर वो पहले साल के अंत में चुकाता तो उसे चुकाने होते 4500 रुपये, तो जो उसने उधार लिए थे वो, और 900 रुपये कौन से हैं बताओ, ब्याज वाले। 0 0 ये 5400 हो गया क्या, लेकिन इसने चुकाए कितने बताओ, 1500। तो भैया 1500 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2 0, और 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9, क्या 3900 बचा क्या। अब जो भी ब्याज चलेगा वो कितने पे चलेगा, 3900 पे। तो दूसरे साल में उसने क्या किया, 3900 रुपये करे, और फिर उसने 3900 पे कितने की ब्याज चलेगी, 20% की। तो इस हिसाब से आपके बनेंगे 39 दूने 78, 780 रुपये आ गए क्या। और 3900 में 780 अगर आप चुका देते तो आपका कर्जा चुक जाता। 3900 रुपये तो मूलधन के और 780 है ब्याज वाले। 0 8 9 7 16, क्या 4680 रुपये अगर आप चुका देते तो पूरा कर्ज हो जाता ना। दूसरी साल के अंत में आपको इतना अमाउंट देना पड़ता, ठीक है। लेकिन आपने कितने दिए बताओ, केवल 1500 रुपये दिए। तो 1500 हटा दो इसमें से, 0 8, 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, क्या 3180 बचे गया। अब तीसरे साल क्या होगा कि 3180 पे आपको फिर 20% ब्याज देना पड़ेगा। तो 3180 का 20% कितना हो गया बताओ, ये 0 से गया 0, इस 0 से गया 0, 18 दूने 36, और 2 3 6, 636 हो गया क्या बेटा। 3180 में अगर आपको कितने, 600, 6 8 और 3 11, 6, शाबाश 3816 आप सभी का आंसर आया था क्या। जिसका नहीं आया वो लिख लो भाई, ये सवाल तो आपको आ सकते हैं ना। एक बार जल्दी से लिखो। एक पैटर्न तो ये बनता है, ठीक है, कि आपको इस तरीके से चुकाने हैं। एक होता है प्रॉपर ब्याज वाला, वो प्रॉपर ब्याज वाला ही बताता हूं। क्या वो भी बताता हूँ ना। आप आज बैठोगे थोड़ी देर और मेरे साथ काम करोगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस थोड़ी देर में करता हूँ ना। थोड़ी देर बैठो यार, आज इस चैप्टर को तो ख़त्म ही करना है। अब जो आप रोकोगे ना उस हिसाब से ही ख़त्म होगा। पानी पीना है, चले जाओ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिख लिया क्या सवाल, आप एक बार पानी की बोतल में पानी ले आओ ना। थोड़ा सा प्यास तो मुझे भी लगा है, आप थोड़ा सा भले ही रेस्ट कर लो 1-2 मिनट में। नहीं सर अभी थोड़ी देर और, आज तो चैप्टर ख़त्म करा के दम लेंगे। पोज कर दिया क्या, पोज कर दिया क्या, थोड़ी देर 1-2 मिनट कर दो भले ही पोज। भैया देखो बैंक की किस्त किस तरीके से दी जाती है, आपको किस्त के आधार सवाल। इधर देखो ज्ञानेश, ठीक है, बैंक की किस्त निकालनी है ना। जैसे मान लो आपके पास दर है, दर दे रखी है मान लो 5%, 5% दर है क्या, 5 छोड़े और 25 ले लो, ठीक है, 25% दर है। 25% का आप फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो एक बात मुझे बताना ध्यान से, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो ये 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ भाई। इसका जो मूलधन है वो क्या हो जाएगा बताओ, ये तो मूलधन यानी प्रिंसिपल तो हो गया कितना 4, और अमाउंट कितना हो गया बताओ, अमाउंट हो गया सर 5, पी है 4 और ए कितना आ गया बताओ 5, यानी मिश्र धन कितना आ गया 5। 1 साल में ये होता है क्या, आप किसी से 4 रुपये उधार लेते हो, इसका मतलब क्या है 4 रुपये उधार ले रहे हो, और अगर आप 25% की दर पे उधार ले रहे हो तो 1 साल के बाद में आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 5 रुपये देने पड़ेंगे क्या। अब यही बात अगर 2 साल की जाए तो कैसे निकालते हैं बताओ, 2 साल के लिए कैसे निकालते हैं कि सर पहले साल 4 थे और 4 से बढ़ के क्या हो गए 5, और दूसरी साल भी 4 थे और 4 से बढ़ के कितना हो गया बताओ 5। तो 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ 16, और अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ 25। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 साल के लिए 25% की दर से 16 रुपये लिए हैं तो 2 साल बाद कितने देने पड़ेंगे आपको। अगर 16 रुपये लिए हैं तो 2 साल बाद आपको कितने देने पड़ेंगे 25। समझ गए, सक्सेसिव वाले मेथड से देखते हैं। अगर मान लो आपने 3 साल की बात की जाए तो 3 साल के लिए मेरी बात समझना ध्यान से, 3 साल के लिए 4 4 और 4, 4 से बढ़ के कितना हो गया 5, 5 और 5, तो ये हो गया 64, और ये हो गया कितना 125। सही बात है क्या,
तो अगर आपने 64 रुपये लिए तो 3 साल बाद आपको कितने देने पड़ेंगे बताओ? 125। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मूलधन है ना वो तो किसका काम करेगा? प्राइस का, मूल्य का। मूलधन है ये तो किसका काम करेगा? मूल्य का। और ये जो जो आपके पास 25 निकल के आया ये किसका काम करेगा बताओ? अमाउंट किसका काम करेगा? यहाँ पर जो अमाउंट है वो किसका काम करेगा? किस्त का। अरे आप जो भी किस्त देते हो तो कैसे देते हो? जो भी आपने उधार लिया, जो भी आपने उधार लिया यानी मूलधन, और मूलधन पे क्या किस्त देते समय क्या करते हो बताओ? जो भी मूलधन है उस पर ब्याज जोड़ के देते हो क्या? एक किस्त कैसे दी जाती है? हमेशा जो किस्त दी जाती है वो दी जाती है, जैसे मान लो आपने बजाज पल्सर निकाल ली, बजाज पल्सर 1 लाख रुपए की पड़ी है ना, आपने कुछ तो डाउन पेमेंट जमा करा दिया 35-40 हज़ार रुपये का, और उसके बाद जो भी मान लो आपने किस्तें करा ली, तो आपकी किस्त कैसे आएगी? वो किस्त ऐसे नहीं आएगी जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें, नहीं, बचे हुए अमाउंट में ब्याज लग के आएगा। और ब्याज कैसे लग के आएगा कि जैसे मान लो 16 रुपये का है तो इस पर कितना हो गया? 2 साल के अंत में दोगे तो आपको 25 देने पड़ेंगे, और यही 64 रुपये है तो 3 साल के अंत में दोगे तो कितने देने पड़ेंगे? 125 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है क्या? तो ये बात लिख लो आप, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया इसमें। ठीक है, जैसे दर इतनी है 25% है, तो ये जो प्राइस है ये तो क्या शो करता है बताओ? ये मूलधन तो प्राइस को शो करता है, और जो मिश्र धन है वो किसको शो करता है? किस्त को। ठीक है, जल्दी से आइडिया सा लिख लो इसका, और फिर मैं जनरल आपको क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखें क्या? यानी इसको मैं जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना? मेरी बात समझना कि कोई धन है ना, पहले साल में 4 से 5 हुआ है तो उसकी किस्त 4 से 5 हुई है, और दूसरे साल की बात करूंगा तो वो कितना होगा बताओ? 16 से 25। और तीसरा कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब 125। यानी सीधी सी बात ये है कि पहली साल के दूसरी साल में किस्त निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, और तीसरी के लिए क्या कर देंगे? उसका क्यूब स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या कर देंगे? क्यूब। अब सवाल लिखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो सवाल, लिखो ज्ञानेश ने एक फ्रिज इस शर्त पर खरीदा, एक फ्रिज इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदते समय देने पड़ेंगे, कि उसे 1620 रुपये खरीदते वक्त देने पड़ेंगे, यानी फ्रिज 1620, फ्रिज को खरीद रहा है तब उसे 1600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बोलो, फिर से बोलें। ज्ञानेश ने एक फ्रिज इस शर्त पर खरीदा कि उसे खरीदते समय 1620 रुपये देने होंगे, तथा प्रथम कौमा द्वितीय, कौमा लगाओ, द्वितीय कौमा तृतीय, प्रथम कौमा द्वितीय कौमा तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178 कौमा 2299, 2178 कौमा 2299 तथा 2662 रुपये देने होंगे, यदि सीआई की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी सीआई की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है,
यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो फ्रिज का कुल मूल्य ज्ञात करो। बेटा एक बार मेरे साथ साथ सवाल बोलते चलना, क्या सवाल को 10% दर दे रखी है क्या? 10% के फ्रैक्शन मान कितना होता है बताओ? 1/10। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहली साल 10 से कितना हो जाएगा बताओ? सर पहली साल हो जाएगा 10 से 11। अच्छा दूसरी वर्ष के अंत में क्या होगा? तो 2 साल के लिए मैंने क्या बताया था, इसको स्क्वायर कर देते हैं क्या, यानी ये 10 से कितना हो गया बताओ? 100, तो ये कितना हो जाएगा? 121। तीसरे साल के अंत में ये कितना हो जाएगा बताओ? 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1300। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि तीसरी साल के अंत की अमाउंट बता रहे हैं, दूसरे साल के अंत की बता रहे हैं, तो 2 साल में मिलकर के 2 साल में इसका स्क्वायर कर देना है, तीसरी साल के इसका क्यूब कर देना है। ठीक है क्या? अब समझना मेरी बात। पहले वर्ष के अंत में उसका प्राइस कितना है, कितने रुपए दे रहा है बताओ? एक बात समझना मेरी बात, इधर बेटा इधर देखो, ज्ञानेश आपने फ्रिज लिया था ना, कितने का लिया है? ये तो आपको बताना है कितने का लिया है, लेकिन आपने डाउन पेमेंट कितना किया है शुरुआत में? 1600 रुपये। तो आपका जो डाउन पेमेंट है, यानी आपने डाउन पेमेंट इतने रुपए तो जमा करा दिए, 1600 है ना, 1620 रुपये तो डाउन पेमेंट में जमा करा दिए। अब आपने क्या किया, समझना मेरी बात, इधर ध्यान से सभी देखेंगे। पहले वर्ष के अंत में आपने कितने रुपए दिए हैं बताओ? पहले वर्ष के अंत में कितने दिए हैं? 2178। तो बेटा वैसे कितने दिए हैं बताओ? अगर आपने 10 देने होते तो पहले साल में मैंने बोला था ये किस्त की राशि होती है, ये तो प्राइस होता है और ये किस्त की राशि होती है, यानी 10 से अब आपने 11 यूनिट का मान कितना है बताओ? 11 यूनिट 2178 है ना, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में दे रहे हो, और मैंने बताया था कि ये जो है वो पहले वर्ष के अंत की किस्त हो गई। तो 11 यूनिट का मान 2178 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा बताओ? 11 का भाग लगाओगे, 11 एकम 11, बचे कितने? 10। 11 9 99, बचे कितने? 8। 11 8 88। क्या 198 आ गया क्या? अगर 1 यूनिट 198 है तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा बताओ? 1980। 1 0 चिपका देंगे। दूसरे वर्ष के अंत में क्या कर रहा है ज्ञानेश बताओ? 2299। 121 यूनिट का मान कितना है बताओ? सर 121 यूनिट है 2299, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 11 से काट लूँ क्या मैं इसको? 11 से काटोगे तो 11 बार कट जाएगा, 11 से काटोगे 11 दूना 22 और 11 9 99, फिर इस 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, बचे कितने? 9। 11 9 99, यानी 1 यूनिट कितना आ रहा है? 19। तो 100 यूनिट का मान कितना आ गया बताओ? इसका मतलब आपने ये फ्रिज 1980 के रूप आपने क्या किया? 1980 पे ब्याज मिला करके किस्त के रूप में आपने 2178 दिए थे, वैसे ही 1900 रुपये पर आपने ब्याज मिला करके 2299 रुपये दिए थे। ठीक है क्या? तीसरे वर्ष के अंत में कितना है बताओ? इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 2662, यानी इसकी एक इतने यूनिट की वैल्यू 2662 है, तो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा बताओ मेरे को? बेटा ये डबल दिख रहा है क्या? देखो 1 का डबल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, इसका मतलब 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 1000 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 2000 के बराबर हो गया क्या? अब आप मेरे को बताओ फ्रिज था कितने का, क्योंकि ये तो आपने पेमेंट डाउन पेमेंट में उठाया था, इसीलिए पहले साल का ब्याज जुड़ गया, दूसरे साल में फिर ब्याज जुड़ के आया, तीसरे साल में फिर ब्याज जुड़ के आया। ठीक है, तो आपने एक्चुअल में फ्रिज उठाया कितने का? तो देखो एक तो ये तो मूल्य इतना रहा 0, ये हो गया कितना 8, 9 और 9 18, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 5880 रुपये आ गए क्या? लेकिन आपने डाउन पेमेंट के भी तो 1620 रुपये जमा कराए थे, तो फ्रिज में टोटल अमाउंट कितने की पड़ेगी आपको? जो फ्रिज का मूल्य कितना था वो ये था 0, 8 और 2 10, 8 और 6 14 और 15, 6 और 7 1 7500 रुपये। समझ गए क्या? पक्का? अगर समझ गए तो अगला सवाल आपको करना, जल्दी से लिखो भैया इसको।
अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बढ़िया है, यानी समझ में आ रहा है ना भैया? उतारने की स्पीड थोड़ी तेज रखो यार, है ना, थोड़ा जल्दी लिखो। आप आंसर लिख लो भले डायरेक्ट, आप एक बार यूट्यूब पे दोबारा देख लेना आप तो। स्पीड 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 अच्छी रखो। आज तो आपकी सिस्टर नहीं आई तो आपकी लंबी क्लास खींच दी मैंने, है ना भैया? इसको लिख लेना आप, सवाल लिखो अब, है ना। इनको जोड़ लो और ये स्कूटर ये वाली डाउन पेमेंट भी जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, है ना। कमलदीप आ गया ना? कोशिश करो, है ना, एक बार फिर से रिपीट करो। क्या नाम है? क्या नाम है? हैं? पुष्पिंदर ना, कोई बात नहीं, तो कमलदीप में क्या बुरा है? हैं? अच्छा नाम है कमलदीप, 5 अक्षर का। मैंने 4 थे ना, पुष्पेंद्र से कमल। अच्छा एक बात बताओ, समानता तो है ही ना, पुष्प कमल, मैंने उसका पर्यायवाची बोल दिया यार। आओ अगला सवाल लिखो। एक आदमी, देखो, एक आदमी एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है, एक आदमी एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि वह रुपये 15,000 का तुरंत भुगतान करेगा। रुपये 15,000 का तुरंत भुगतान करेगा तथा एक वर्ष बाद 1680 रुपये, तथा एक वर्ष बाद 1680 रुपये, कॉमा लगाना, कॉमा लगा के 2 वर्ष बाद 5,292 रुपये, 5,292 रुपये का भुगतान करता है। यदि ब्याज की दर 5% है, यदि ब्याज की दर 5% है तो स्कूटर की कीमत बताओ। ब्याज की दर 5% है तो स्कूटर की कीमत बताओ। देखते हैं भैया कौन जल्दी से करके देता है। आंसर आएंगे सभी के, जल्दी जल्दी करो। आंसर निकालो भैया। 5% का मतलब कितना हो गया? पहले 5% होता है 1/20। पहले साल 20 से 21 हुआ, दूसरे साल में स्क्वायर कर लो, 400 से 441 हो गया। सही बात है क्या? आपको 400 की भी वैल्यू दे रखी है। भैया 5% कितना होता है बताओ? 5% होता है 1/20। अब इस पे जल्दी से आप कैलकुलेट करो। 20 से कितना हो गया? 20 से हो गया 21, और दूसरे साल के लिए इसका स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर 400, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 441। ठीक है क्या?
अरे ज्ञानेश, पहले वर्ष के अंत में कितने चुकाता है बताओ? 1680 है ना। तो पहले वर्ष के अंत में एक्चुअली कितने चुका रहा है बताओ? पहले वर्ष के अंत में शुरुआत में अगर 20 थे, अगर आपकी प्राइस 20 थी तो किस्त कितने की देनी पड़ रही है उसे? 21, यानी 21 यूनिट का मान कितना है? 1680। तो एक यूनिट कितने का हो जाएगा बताओ? एक यूनिट कितने का हो जाएगा बताओ? सर ये 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के 80 आ गया क्या? पक्की बात है। अच्छा 441 यूनिट का मान कितना दे रखा है दूसरे वर्ष के अंत में? कितना है बताओ? 5252 है ना, 92 यही है ना। ठीक है, अब इसको कैसे डील करोगे आप? या तो आप 441 का भाग लगाओ, ठीक है। अगर आप 441 का भाग लगाते हो 5 2 9 2 में, तो 441 से एक बार गया, बचा कितना? 9 में से एक गया तो 8, और 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 8। और ये कितना है? अब आपको पता लग गया ये 2 से देंगे तो 441 का डबल होता है 882, ठीक है क्या? तो ये कितना आ गया बताओ काटने पे? ये आ गया सर 12, ठीक है। अच्छा एक यूनिट का, अच्छा यहाँ पर देखो एक यूनिट का मान 80 है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताओ? अरे एक का मान 80 है तो 20 का कितना हो जाएगा? 8 दूनी 1600 हो गया क्या? और यहाँ पर एक यूनिट का मान 12 है तो 400 यूनिट का कितना हो जाएगा? 400 इंटू 12, 12 चौके 4800। तो भैया देखो 1600 रुपये ये हो गए, 4800 रुपये ये हो गए, तो ये दोनों मिलाकर के कितना आ गया? 6400 रुपये। तो ये मूल्य था। और डाउन पेमेंट के रूप में उसने कितने रुपए जमा कराए थे? 15,000। तो डाउन पेमेंट भी जमा हुआ। 0 0 4 6 और 5 11, 1 और 1 2, 21,400 रुपये का था वो स्कूटर, ठीक है क्या? अगला सवाल लिखो, ये लिखो जल्दी से भाई। लिखो एक वाटर कूलर की, लिखो क्वेश्चन लिखो, एक वाटर कूलर की नगद कीमत, एक वाटर कूलर की नगद कीमत 20,000 रुपये है। एक वाटर कूलर की नगद कीमत 20,000 रुपये है। एक ग्राहक हाँ 20,000 रुपये की नगद कीमत है। एक ग्राहक 5,000 रुपये तत्काल जमा कराता है, 5,000 रुपये तत्काल जमा कराता है। तथा 5,000 रुपये तो उसने तुरंत जमा करा दी, तथा शेष राशि को तीन समान किस्तों में चुकाने का वादा करता है। 3 समान किस्तों में चुकाने का वादा करता है। तीन समान किस्तों में चुकाने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है, 12.5 है ना, 12.5% है, तब प्रत्येक किस्त की राशि याद करो, तब प्रत्येक किस्त की राशि याद करो। निकालो भाई जल्दी से।
अरे 12.5% का पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 12.5% होता है 1/8। तो यही बात है क्या, पहली साल 8 से कितना हो जाएगा 9, और दूसरी साल के अंत में कितना हो जाएगा बताओ 64 से कितना हो जाएगा 81, और तीसरे साल के अंत में कितना हो जाएगा बताओ 512 से 729। अब सवाल में इसने बोला है कि प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है, यानी अगर ये 729, इधर देखना ध्यान से भाई, अगर ये 729 है तो ये भी कितना है बताओ 729, और ये भी कितना है 729, तीनों किस्तें बराबर करनी है क्या, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इधर 9 से गुणा कर दूं, मेरी बात समझना, तो ये 729 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इधर देखो 9 से गुणा करती है क्या बन जाएगा 729, और अगर इधर गुणा किया है 9 से तो इधर भी करना पड़ेगा क्या, तो इधर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 9 चौके 36, और 36 की 6 कैरी 3 हो गया क्या, 9 6 के 54, 54 और 3 57, क्या 576 आ गया क्या। अगर ये किस्त भी 9 है तो इसको बराबर करना है, तो इसको इधर 81 से गुणा कर दूंगा तो 700, और इधर अगर 81 से गुणा किया है तो इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा बताओ 81 से, तो ये कितना बन जाएगा 8 एकम 8 8 8 648। क्या भैया ये वाली किस्त और ये वाली किस्त, क्या किस्त का मान समान हो गया क्या, और हमें उसने बोला भी है कि प्रत्येक किस्त बराबर है, तो प्रत्येक किस्त 729 729 और 729। अब सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ो, क्या क्या दे रखा है बताओ, उसमें सवाल में क्या क्या दे रखा है बताओ। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वो 20,000 का है क्या, अब 20,000 में से उसने तत्काल कितने जमा करा दिए बताओ, सर 5,000 जमा करा दिए, तो कितने बचे 15,000 रुपये उसे जमा कराने हैं क्या, ठीक है। अब आपको 15,000 रुपये, ये टोटल कितने का मान है, ये मान कितने का है 648 प्लस 576 प्लस 512, भाई इन तीनों को जोड़ने पर ही तो ये वाला मान आएगा 15,000, ये भी राशि है और यहाँ पर भी जो होती है वो राशि होती है, वो इधर होती है किस्त, तो ये राशि तीनों जोड़ने पे कितनी आ रही है बताओ, 8 और 6 14 और 2 18 की 8 हासिल 1, 4 और 1 5 7 12 और 13 की 3 हासिल 1, 7 5 12 12 5 17, बेटा 8 और 6 14 14 और 2 16 है ना, क्या ये 1736 है क्या, 4 और 1 5 7 12 और 1 13, ठीक है, ये 5 6 दूनी 12 और 5 17। बताओ 1736 यूनिट का मान कितना दे रखा है सवाल के अंदर, सर 1736 यूनिट बराबर दे रखा है 15,000, और हमें कितना चाहिए बताओ, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15,000 बटे में 1736, 1736 सही बात है क्या, और हमें क्या चाहिए बताओ, कितने का मान चाहिए, प्रत्येक किस्त की राशि है कितनी 729 है क्या, हमें चाहिए 729 का मान। अब इसको काटोगे, कैसे काटोगे, 9 से काट लो आप, 9 से काटोगे 9 8 72 9 एकम 9, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 और 8 17 9 नाम 81, 9 से कट रहा है क्या ये, 6 और 3 9 7 और 1 8, बेटा 9 से तो नहीं कटे ये, 1736 9 से तो नहीं कटेगा, तो इसको तो छोड़ो भाई, 729 ऐसे रहने दो है ना। इसको काटते हैं 4 से, 4 चौके 16 और 1 17, 4 3 12 4 चौके 16, 4 से काटोगे तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो का मतलब 100 25 बार, फिर ये 4 से नहीं, अब ये 200 कटेगा, 2 दूने 4 और 2 से काटोगे 17 बार, और 2 से काटोगे इसको कितनी बार कट जाएगा बताओ, 2 से सर ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। अब ये 217 है क्या, 217 से ये कट रहा है क्या, ये वाली संख्या 217 से कट रही है क्या, नहीं कट रही ना, तो अब क्या करोगे आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 15 का गुणा होता है 375, 375 के गुणे के में कितना कर दोगे बताओ, 375 गुणा 5 गुणा 729, बटे में कितना आ जाएगा 200, बेटा काटने पे जो भी मान आएगा वो आपकी किस्त की क्या होगी राशि, समझ गए क्या। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे काट के लाना भाई, आ गया ना। इसका एग्जैक्ट आंसर बताना कितना आया। एक लास्ट सवाल और है, ये लास्ट
एक सवाल और है, फिर उसके बाद किस्त की वही बात है क्या? तो बेटा फिर किस्त का यही सवाल होगा, फिर उसके बाद तो मैं कल नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है? आपके अर्धवार्षिक वगैरह के तो मैं करा दूंगा, किस्त के सवाल फिर नहीं कराऊंगा कल, ठीक है? तो चलो ठीक है, आप जा सकते हो। मैं कराने ही बैठा था आपको सवाल। एक लास्ट सवाल, अगर आप अपने हाथ से नहीं करोगे जब तक आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? आपकी बता रहा हूँ। अभी इसको तो लिख लो आप, है ना, जल्दी से।